जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक की क्लास में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें अलग अलग टॉपिक्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा तो नोमेनक्लेचर मिलेगा, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म मिलेगा, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म मिलेगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और फिर उसके बाद अलग अलग चैप्टर्स के रूप में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मतलब बांट बांट के पढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो आगे चल के कई टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी मिलते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज क्लास। देखिए बच्चों, अगर अध्ययन की सुविधा के अनुसार देखा जाए तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अध्ययन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया। पहले यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला है बच्चों, देखिए, ये क्या हो गया बच्चों, क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट टाइम दीजिए। चलने लगा। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के लिए बच्चों, यानी जिसका भी माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर ले। कार्बनिक कार्बनिक रसायन को अध्ययन की सुविधा के अनुसार, यानी आपको स्टडी में आसानी हो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी दो भागों में बांटा गया बच्चों। सबसे पहला नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा बच्चों सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। तो और वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों जो नेचर से प्राप्त किए जाते हैं? तो बच्चों नेचर से प्राप्त होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे आपका पेट्रोलियम है, उसके बाद समझ लीजिए ऑयल है, कोल है, और बहुत सारे एसिड है जो नेचर से हमें मिलते हैं बच्चों। और इसमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है बच्चों? तो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करवाता है जो हमारे लेबोरेटरी में तैयार होते हैं। कहाँ पे तैयार होते हैं? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में तैयार होते हैं। तो प्रयोगशाला में तैयार होने वाले कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं? तो प्रयोगशाला में तैयार होने वाले कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहले आपका मेडिसिन होता है बच्चों। मेडिसिन आपका लेबोरेटरी में ही तैयार होता है। फर्टिलाइजर भी अब आपके तैयार होने लगे हैं।
यानी खाद। ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक कि बहुत सारे ड्रग्स भी आपके लेबोरेटरी में तैयार होने लगे हैं बच्चों। यहाँ तक कि बहुत सारे कॉटन कॉटन या क्लॉथ्स क्लॉथ्स जो एक प्रकार के फाइबर या रेशे से तैयार होते हैं, उनको वो भी आजकल लेबोरेटरी में ही तैयार होने लगे हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला, एक नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें नेचर से मिलने वाले कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें लेबोरेटरी में तैयार किए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों आपको मतलब अब पता चलेगा बच्चों कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कंबाइन करेंगे और कैसे समझेंगे, और ये समझेंगे कि आपके डेली लाइफ में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना अहम रोल अदा करता है। ये जरूर समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो जैसे देखिए बच्चों देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मतलब लेमेरी ने किस प्रकार से क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Classification of organic compounds on the basis of लेमेरी। और लेमेरी ने कब इनको क्लासिफिकेशन किया था बच्चों? तो 1675 में किया था। ठीक है बच्चों। लेमेरी के अनुसार सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण लेमेरी के द्वारा, ठीक है, और इसने कब वर्गीकृत किया था? तो 1675 में बच्चों। इसने बताया था बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मिनरल सब्सटेंस के भी कैटेगरी में रख सकते हैं। मिनरल सब्सटेंस यानी इसको हम कहते हैं बच्चों खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ के रूप में किन कार्बनिक यौगिकों को रख सकते हैं बच्चों? तो खनिज पदार्थ के रूप में देखिए बच्चों कौन कौन रखे जा सकते हैं बच्चों। जैसे आपका कोल है, कोल यानी कोयला, ये खनन करके निकाला जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को भी खनन करके निकाला जाता है बच्चों। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस भी खनन करके निकलता है बच्चों। मीथेन गैस, इसको भी खनन किया जाता है तो वहां पे कहीं नहीं तो कहीं मीथेन गैस मिल जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये जो है बच्चों मिनरल सब्सटेंस है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये मिनरल सब्सटेंस है जिनको मतलब पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, यानी पृथ्वी के भूपर्पटी से इसको खनन करके निकाला जाता है। यानी पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाले ये आपके पृथ्वी के भूपर्पटी में भूपर्पटी में पाए जाने वाले ये कार्बनिक यौगिक है। ये वो कार्बनिक यौगिक है जो पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट।
तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जो पृथ्वी के भूप्रकृति में पाए जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले है कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, मीथेन गैस, यहाँ तक कि डायमंड, डायमंड यानी हीरा, डायमंड भी आपके खनन से ही मिलता है बच्चों। आजकल तो हीरे को तैयार भी किया जाता है बच्चों, ठीक है। आजकल हीरे को लेबोरेटरी में तैयार भी किया जाता है। डायमंड, ग्रेफाइट, ये वो सब्सटेंस है जो अर्थ का माइनिंग किया जाए यानी खनन किया जाता है तो ये मिलते हैं। आजकल एक मूवी चला है केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2, इसमें देखते हो कि ये झगड़ा केवल माइंस के लिए होते हैं। माइंस वहाँ पे सोना मिला है, अगर मान लीजिए सोना मिला था तो इतना झगड़ा हुआ था बच्चों, अगर हीरा मिल जाता तो कितना झगड़ा होता। तो यहाँ पे केजीएफ नहीं, बहुत बड़ा फिल्म बन जाता है डायमंड अगर मिल जाता। डायमंड के अगर कहीं पे खान मिल जाते हैं तो वहाँ पे मतलब बच्चों समझ लो कि और तगड़े झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं। अब दूसरे होते हैं बच्चों, दूसरा क्लासिफिकेशन हम आप लोग को सिखा रहे हैं। दूसरे क्लासिफिकेशन में होते हैं बच्चों वेजिटेबल सब्सटेंस है। ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है जी। देखिए दूसरे क्लासिफिकेशन में आते हैं बच्चों वेजिटेबल सब्सटेंस। इसको हम कहते हैं बच्चों वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ के रूप में कौन होते हैं बच्चों, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पौधे से पाए जाते हैं, पेड़ पौधे से पाए जाते हैं, यानी ट्री कमा प्लांट के से पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग वेजिटेबल सब्सटेंस की श्रेणी में रखते हैं। तो वेजिटेबल सब्सटेंस की श्रेणी में रखने वाले वो कंपाउंड्स कौन होते हैं बच्चों, यानी पेड़ पौधे से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक। तो ये कार्बनिक यौगिक पेड़ पौधे से पाए जाने वाले कौन कौन होते हैं, जरा आप लोग हमें बताइए। नहीं बता पा रहे हैं, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहला नंबर होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बच्चों आपके पेड़ पौधे से पाए जाते हैं। जैसे कहते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आलू और चावल कहाँ से पाए जाते हैं बच्चों, पेड़ पौधे से पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों प्रोटीन्स। दूसरा नंबर होता है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन तो प्रोटीन कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, तो बताइए। प्रोटीन भी, प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि प्रोटीन दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बच्चों, ठीक है। और दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। तो दाल कहाँ से आता है बच्चों, पेड़ पौधे से ही आता है। जैसे रहर का दाल रहर के पौधे से मिलता है बच्चों, चना का दाल चने के पौधे से मिलता है। तो इनके फसलों से मिलते हैं। तो दाल में विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। और विटामिन जो होता है, सॉरी प्रोटीन जो मिलती है, प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं बच्चों, पेड़ पौधे से मिलते हैं। उसके बाद आता है बच्चों विटामिन्स। विटामिन्स
तो कहा जाता है कि विटामिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, तो सब्जियों में पाई जाती है। जैसे हरे सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन की मात्रा पाई जाती है, कच्चे फलों में विटामिन की मात्रा पाई जाती है। तो ये फल और सब्जियां कहाँ से आते हैं बच्चों, पेड़ पौधे से आते हैं। तो पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिकों को वेजिटेबल सब्सटेंस में रखा जाता है, यानी वनस्पति पदार्थ में रखा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया बच्चों, प्रोटीन्स हो गया। प्रोटीन्स के बाद अगर बात करें बच्चों तो फैट्स। फैट्स सबसे ज़्यादा जानते हो कहाँ पे रहता है बच्चों, ऑयल में रहता है। क्या कहाँ पे रहता है बच्चों, ऑयल में। फैट्स मतलब समझ लो, कोई कहता है कि ये ज़्यादा आदमी मोटा हो गया है, ज़्यादा आदमी मोटा हो गया है यानी इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में चर्बी हो गया है। चर्बी यानी चमड़ा मोटा हो गया है। चमड़ा मोटा होने का मतलब उसमें ऑयल सबसे ज़्यादा हो जाना। जब ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो कहता है कि इस इंसान के शरीर में फैट्स बढ़ गया। तो फैट्स कहाँ पे मिलता है बच्चों, ऑयल से मिलता है, यानी तेलों से मिलता है। और तेल कहाँ से मिलते हैं बच्चों, तो तेल आपके पौधों से मिलते हैं। जैसे सरसों, सरसों से मिलता है, और यहाँ की सूरजमुखी से भी मिलता है, यहाँ तक कि बादाम से भी तेल मिलता है। और बहुत सारे तिलहन पौधे होते हैं, उनसे आपको तेल मिलते हैं, और उनको खाने पर आपको फैट मिलता है बच्चों। ठीक है, तो आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती है। अब अगली बात करते हैं बच्चों रबर। रबर कहाँ पे मिलता है बच्चों, रबर भी आपके पौधे से ही मिलता है। और आजकल रबर को प्रयोगशाला में बनाया भी जाने लगा है बच्चों। और प्रयोगशाला में रबर को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बल्कनाइजेशन होती है। और बल्कनाइजेशन प्रोसेस हम आप लोग को पॉलीमर में पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम वेजिटेबल सब्सटेंसेस कर सकते हैं, यानी वनस्पति पदार्थ कर सकते हैं, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वनस्पति पदार्थ कहते हैं बच्चों। अब अगला आता है बच्चों जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ, जंतु पदार्थ मतलब तीसरा नंबर हो जाता है बच्चों एनिमल सब्सटेंस। इसको हम कहते हैं बच्चों जंतु पदार्थ। तो जंतु पदार्थ यानी जीव जंतुओं से, जीव जंतुओं से, जैसे मानव से भी या जानवरों से भी आप मतलब इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े से भी आप कैसे किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे हम कहते हैं मैन कहिए, या वुमेन कहिए, या एनिमल कहिए, या बर्ड कहिए, या इंसेक्ट कहिए। इंसेक्ट कहिए। इंसेक्ट से प्राप्त होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। तो इनसे प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिकों को हम जंतु पदार्थ की श्रेणी में लेते हैं। जैसे हार्मोन, जैसे पहला नंबर इसका हो जाएगा बच्चों हार्मोन। हार्मोन आपके कहाँ से मिलेंगे बच्चों, जीव जंतुओं से मिलते हैं। दूसरा नंबर प्रोटीन, विटामिन्स, ये भी आपके बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलते हैं। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं बच्चों कि पूरे केमिस्ट्री में कितने प्रकार के कंपाउंड होते हैं। तो पूरे केमिस्ट्री को अगर केमिस्ट्री का ब्रांच अगर देखा जाए बच्चों, तो केमिस्ट्री को बेसिकली तीन ब्रांचों में बांटोगे। केमिस्ट्री को आप तीन ब्रांचों में बांटोगे, कैसे, तो पहला होता है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा होता है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी हम इसको कहते हैं भौतिक रसायन शास्त्र। और
दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अकार्बनिक रसायन शास्त्र। तीसरा होता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन शास्त्र। ठीक है बच्चों, तो रसायन शास्त्र को तीन भागों में बांटते हैं, एक भौतिक रसायन शास्त्र, दूसरा अकार्बनिक रसायन शास्त्र और तीसरा कार्बनिक रसायन शास्त्र। इन तीनों रसायन शास्त्रों में अगर देखा जाए कि केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ा जाता है, तो केमिस्ट्री में केवल केमिकल कंपाउंड्स, यानी आप केमिकल कंपाउंड्स यानी रासायनिक यौगिकों के ही बारे में अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री पूरी तरह से भरा पड़ा है बच्चों। अगर केमिस्ट्री देखा जाए, केमिस्ट्री पूरी तरह से भरा पड़ा है बच्चों केमिकल कंपाउंड से। ठीक है, यानी रासायनिक यौगिकों से। केमिकल कंपाउंड्स यानी इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों रासायनिक यौगिकों से। और रासायनिक यौगिकों को अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, रासायनिक यौगिकों का वर्गीकरण, तो केमिकल कंपाउंड्स यानी रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड्स या इसको हम कह सकते हैं बच्चों रासायनिक यौगिक को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? दो भागों में बांटा जाता है। रासायनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है। कैसे बच्चों? तो पहला भाग होता है बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी एक होते हैं बच्चों अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, और दूसरा होते हैं बच्चों कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये होते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अकार्बनिक यौगिकों को और कार्बनिक यौगिकों का मतलब डिफिनीशन बर्जीलियस साहब ने किया। सबसे पहले बर्जीलियस साहब ने किया उनके सोर्स के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर उन्होंने क्या कहा, तो जो भी उन्होंने कहा उस समय के ज्ञान के हिसाब से वो सही था, लेकिन आज के ज्ञान के हिसाब से ये सही नहीं था। यानी इसको डिफाइन किसने किया, इन दोनों को सबसे पहले डिफाइन यानी परिभाषित किसने किया बच्चों? इन सभी को सबसे पहले परिभाषित किया हमारे बर्जीलियस साहब ने। सबसे पहले डिफाइन किया अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों को बर्जीलियस साहब ने। किस आधार पर डिफाइन किया? तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी स्रोतों के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? स्रोतों के आधार पर। स्रोत मतलब ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं और कार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो बर्जीलियस साहब के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस साहब, व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द बर्जीलियस साहब व्हाट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं बच्चों। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बच्चों उतार लिए होंगे, तो जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, तो हम आगे पढ़ाएं।
चलिए बच्चों, उतार लिए हैं। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बर्जीलियस साहब के हिसाब से केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक दो भाग में बढ़ते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन दोनों को सबसे पहले जो डिफाइन किए वो हमारे बर्जीलियस साहब ही थे। बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। और इनको मतलब रसायन इसमें इनको कार्बनिक रसायन शास्त्र का इनको जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। और इसी जीवन शक्ति के सिद्धांत के कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। थोड़ा क्या, बहुत आगे बढ़ाएंगे, और आधा घंटा हम पढ़ाएंगे, और आधा घंटे के बाद हम ओवर करेंगे बच्चों। तो चलिए धैर्य बनाकर रखिए, बहुत सारी चीज़ों को जानकारी मिलेगी। और आशा करते हैं कि अब तक आप लोग उतार लिए होंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आगे। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्जीलियस साहब के हिसाब से, कि बर्जीलियस साहब के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। बर्जीलियस के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिंदी क्या होता है बच्चों? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का डिफाइन ये करेंगे हमारे कौन? तो बर्जीलियस साहब। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिक को ये कैसे डिफाइन करेंगे हमारे बर्जीलियस साहब? तो ये कहते हैं सजीवों से सजीवों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं बच्चों। जैसे आगे हम बताएंगे बच्चों, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग्स, द कंपाउंड्स which are obtained from livings are known as ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी सजीवों से प्राप्त होने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बनिक यौगिक का डिफिनीशन हो गया बच्चों। अब हम एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल में कौन कौन सा एग्जाम्पल हम लोग के लिए सुटेबल है बच्चों? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों चीनी। चीनी को हम लिख सकते हैं बच्चों शुगर। इसका सूत्र होता है बच्चों C12H22O11। ठीक है, दूसरा है बच्चों यूरिया। यूरिया ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था जिसको लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। और यूरिया के ही तैयार होने से बच्चों हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या हो गया था बच्चों? अंत हो गया था।
और ये क्योंकि ये पहला लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है बच्चों NH2CO NH2। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। उसके बाद होता है बच्चों एल्कोहल। एल्कोहल यानी शराब, जो जिंदगी कर दे खराब। बहुत अच्छा एक गजल है बच्चों, अक्सर हम उस गजल को सुनते हैं शराब के बारे में कि सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छी गजल है, हम अक्सर सुनते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। तो एल्कोहल का सूत्र होता है बच्चों C2H5OH। ये ये अगर ज्यादा मात्रा में ले लो तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी जिंदगी को खराब कर देगी। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैसे आप सिरप उरप में लेते हो तो वो आपके लिए टॉनिक का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों एल्कोहल। अब देखिए बच्चों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है बच्चों? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है बच्चों CH3COOH। ठीक है, ये सिरका या अचार बनाने में यूज किया जाता है, या सिरका या सड़े हुए चीजों जो खट्टे लगते हैं जैसे आम निकल जाता है तो उसमें से जो रस के रूप में वो निकलेंगे वो बच्चों कच्चा आम, तो ये एसिटिक एसिड के ही रूप में बाहर आते हैं बच्चों। दूसरी बात, आप लोग देखते हो कि कच्चा आम जब तोड़ते हो तो कहता है लोग कि ध्यान से तोड़ना नहीं तो चोट लग जाएगा, तो उस समय वो जो निकलता है वो भी बहुत डेंजर एसिड होता है, कहीं पे भी अगर लग जाता है तो वहां पे घाव कर देता है बेटा, समझ गए? अगर आम खाते भी हो तो देखना बच्चों उसमें अगर आम को, आम के जो डंठी होता है वहां पर एसिटिक एसिड मतलब बहुत ज्यादा हार्ड मात्रा में मतलब स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड होता है, वो आपको मतलब ले डूब सकता है, मतलब तो फूला उला कर देता है खाने पर अगर उसको गाड़ के नहीं खाया जाता है। इसलिए जब भी आम पहले काटा जाता है तो उसको पहले गाड़ दिया जाता है, यानी उतना पोर्शन उसका काट के हटा दिया जाता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फॉर्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? चींटियों के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। यानी ये सारे वो कंपाउंड्स है जो मतलब आपके जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये फॉर्मिक एसिड है बच्चों। और फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी होती है बच्चों हमारे लेवोजियर साहब के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिनको मतलब हम किससे प्राप्त किए जा सकते हैं बच्चों? जिसको हम नेचर से प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मतलब सजीवों से प्राप्त होने वाले कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है बच्चों कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेवोजियर बर्जीलियस साहब के हिसाब से जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल्स है उनसे प्राप्त होने वाले कंपाउंड जो होते हैं, जो नॉन लिविंग मटेरियल्स के पोर्शन है उनको, उनसे प्राप्त होने वाले कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे अर्थ, अर्थ में जितने भी आपके कंपाउंड मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं, ये कहते हैं हमारे लेबोजियर साहब। लेकिन आप लोग आगे पढ़ोगे तो ये सारे डिफिनीशंस गलत हो जाते हैं। अब देखिए बर्जिलियस साहब के हिसाब से इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बर्जिलियस साहब के हिसाब से किसे कहते हैं बच्चों? तो निर्जीवों से, निर्जीवों से प्राप्त यौगिकों को, यौगिकों को, निर्जीवों से प्राप्त यौगिकों को
अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है बच्चों। जैसे हम लिखेंगे बच्चों, द कंपाउंड the compounds which are obtained from non-living things are known as inorganic compounds। मतलब वैसे यौगिक जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे साधारण नमक। साधारण नमक सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त किया जाता है बच्चों? समुद्र से प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल से। तो समुद्री जल क्या होता है बच्चों? तो आपका एक प्रकार का मतलब निर्जीव मटेरियल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों साधारण नमक। ये इसको हम कहते हैं बच्चों सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो ये होता है बच्चों NaCl। और उसके बाद जैसे Fe2O3, इसको हम कहते हैं बच्चों हेमेटाइट। तो ये क्या है बच्चों? तो ये आपके लोहे का अयस्क है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी को खनन करके निकाला जाता है। तो ये एक प्रकार से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। दूसरा दूसरा बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब निर्जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, और वो क्या होते हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन आगे चल के गलत हो जाता है, क्योंकि आयोडीन आयोडीन जो होता है बच्चों एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन आयोडीन को सबसे ज़्यादा समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री घास क्या होता है बच्चों? तो सजीव है। और आयोडीन का सूत्र होता है I2। तो बर्जीलियस साहब के समय में उतना केमिस्ट्री डेवलप नहीं था, तो इसलिए बच्चों इनका उस समय ये डिफिनीशन चल बन जाता था बच्चों। लेकिन आज के समय में ये अब डिफिनीशन चलने वाला नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में, हमारा डिफिनीशन और जो है नॉलेज का लेवल जो होगा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको उतार लीजिए। ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बर्जीलियस साहब ने तो अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया, लेकिन थोड़ा मोड़ा आते हैं बच्चों हर जगह बर्जीलियस साहब के बाद थोड़ा सा टांग अड़ाने आ जाते हैं लेवोजियर साहब। एंटोनी लेवोजियर साहब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत अच्छा अपना योगदान दिए। और उसके बाद जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप होते गया, तो अपने से परिभाषाएं भी क्या होती गई बच्चों? डेवलप होती चली गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंटोनी लेवोजियर साहब को भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद मॉडर्न एज का डिफिनीशन भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आप लोगों को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, और उसमें हम लोग समझेंगे कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन सबसे शुरुआत में मिलेगा, और हाइड्रोकार्बन से ही आपका परिचय होगा बच्चों। और हाइड्रोकार्बन होता क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। देखिए बच्चों,
ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लेबोजियर साहब के अनुसार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एंटोनी लेबोजियर, एंटोनी लेबोजियर के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक एंटोनी लेवोजियर साहब के अनुसार क्या होगा? तो एंटोनी लेवोजियर साहब के अनुसार कार्बनिक यौगिक का डिफिनीशन कुछ अलग बन जाता है। जैसे वो क्या कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में वो कहते हैं कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। देखिए, कार्बन के कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। लेकिन इनका डिफिनीशन तब गलत हो जाता है, ये कहते हैं कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, तो इनका डिफिनीशन तब गलत हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानोगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जबकि ये कार्बन का कंपाउंड है। तो इस हिसाब से इनका भी डिफिनीशन गलत हो जाता है। और लेबोजियर साहब और बर्जीलियस साहब कहते हैं कि सजीवों से प्राप्त होने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, लेकिन आप जानते हो कि निर्जीव से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदले गए। तो इस हिसाब से लेबोजियर साहब और बर्जीलियस साहब दोनों गलत हो गए। ठीक है, तो आगे चल के क्या होता है, उसका मॉडर्न एज का डिफिनीशन क्या होता है वो सही होगा, और उसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ये बात एंटोनी लेवोजियर साहब कहते हैं। लेकिन ये कब गलत हो जाता है, तो जब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, CO2 की, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की यानी CO की, तब उस समय में हमारा ये गलत हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका डिफिनीशन इंग्लिश में लिख देते हैं। The compounds of carbon the compounds of carbon are called organic compounds। The compounds of carbon are called organic compound। ठीक है बच्चों, कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है बच्चों। तो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आप लोग उनके हिसाब से, लेबोजियर साहब के हिसाब से, जैसे CO, CO2, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CCl4, HCO3। तो HCO3 जो होता है बच्चों, H2CO3, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इस हिसाब से एंटोनी लेवोजियर साहब भी गलत हो जाते हैं। H2CO3 जानते हो क्या होता है? CO2 मतलब हो जाता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप लोग लिख सकते हो आसानी से CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र हो जाता है बच्चों CO। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड,
कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका सूत्र हो जाता है बच्चों CCl4। और उसके बाद होता है बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी H2CO3। और इसको हम लोग सोडा वाटर भी कहते हैं बच्चों। मतलब जो सोडा वाटर यानी सोडा सोडा वाला जो पानी होता है वो H2CO3 होता है। और इसी का यूज करके मतलब कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे हाईली अनस्टेबल होता है और ये तुरंत ब्रेक होके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन लेबोजियर साहब कहते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन लेबोजियर साहब कहते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका सूत्र होता है CCl4, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडा वाटर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों नहीं है। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोग को ज्ञान का स्तर थोड़ा सा ऊंचा होते जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको गलत नजर आएंगी। ठीक है, तो अगर कह दे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है बच्चों संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का हिंदी होता है बच्चों, इसको हम मार्बल भी कहते हैं, मार्बल। मार्बल, तो मार्बल जो होता है बच्चों इसको हम कहते हैं बच्चों संगमरमर। और संगमरमर का सूत्र होता है बच्चों CaCO3, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी कार्बन का कंपाउंड है। तो इसको भी अगर एंटोनी लेबुजियर साहब के हिसाब से देखा जाए तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बच्चों। ठीक है, तो कहीं नहीं तो कहीं एंटोनी लेबुजियर साहब भी गलत हो गए बच्चों पूरी तरह से, लेकिन 80% तक लेबुजियर साहब सही थे। लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को मालूम चलेगा कि कैसे ये डिफिनीशनें जो होती हैं वो गलत होती जाती है। ठीक है, तो अब ये जब इतने महान महान साइंटिस्ट बर्जिलियस और एंटोनी लेबोजियर साहब जब गलत हो गए तो सही क्या है? तो सही डिफिनीशन आपको अब मिलेगा जो 100% एक्यूरेट होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सही डिफिनीशन क्या है। और आप लोग को जस्ट ये मिलेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं तो इसका डिफिनीशन हम पिछले क्लास में हम आप लोग को दे चुके हैं। और आज का क्लास केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रति है। और कल से आप लोग का अच्छे से हम आप लोग को मतलब डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसके सारे प्रॉपर्टीज बताना हम शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्रम में बच्चों, और एक एक करके एक एक टॉपिक हम लोग आसान भाषा में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेन डिफिनीशन क्या है? तो मेन डिफिनीशन अगर हम देखते हैं बच्चों, तो मेन डिफिनीशन आपका मॉडर्न डेफिनेशन होता है। मॉडर्न डेफिनेशन कहता है आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा के अनुसार कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार कह रहा है हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों को हाइड्रोकार्बन एवं उनके हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों को हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है।
हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या है जरा समझना बच्चों, हम बताएंगे आप लोग को। देखिए, हाइड्रोकार्बन के व्युत्क्रम क्या होते हैं आप लोग को समझना है बच्चों, और जैसे जैसे हम आप लोग को समझाएंगे आप लोग को और भी अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ा सा इंग्लिश में डिफिनीशन लिख लेना बच्चों। द द हाइड्रोकार्बन and their derivative is called organic compound। ठीक है बच्चों, द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है अब आप लोग को समझ में आएगा इसके बाद जब हम बढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, और आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और मजा भी आएगा बच्चों। ठीक है, और एक दो या क्लास के बाद आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी अच्छा लगने लगेगा। चलिए बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन मतलब इसका नाम में ही इसका डिफिनीशन छिपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन। देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होते हैं? तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जुड़कर बने हुए कंपाउंड, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जुड़कर बने हुए कंपाउंड, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से जुड़ के बने हुए कंपाउंड को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे जैसे एग्जांपल में एल्केन, अल्केन, दूसरा होता है बच्चों अल्कीन, और तीसरा होता है बच्चों अल्काइन। ये सबसे सुटेबल एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि आप लोग जानते हो बच्चों हाइड्रोकार्बन यानी केवल उसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। तो जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, आप लोग पढ़े हो। ये अल्केन का जनरल फार्मूला होता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाता है? तो CnH2n हो जाता है। और अल्काइन का क्या हो जाता है बच्चों? तो CnH2n-2 हो जाता है। तो इसका मतलब अल्केन में जितना भी आप आगे बढ़ो या अल्कीन में जितना भी आगे बढ़ो, अल्काइन में जितना भी आगे बढ़ो, ये आपके मतलब बच्चों हाइड्रोकार्बन ही मिलेंगे। जैसे एग्जांपल में अल्केन के ही कुछ है बच्चों, CH4, CH4 को हम कहेंगे बच्चों ये मीथेन है। तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से ही ये जुड़ के कंपाउंड बना है। उसके बाद C2H6 है बच्चों, इसका सूत्र होता है बच्चों इथेन, तो ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद C3H8, ये हो गया बच्चों प्रोपेन। ठीक है बच्चों, और उसके बाद C4H10, ये हो गया बच्चों ब्यूटेन। उसी तरह से अल्कीन में ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन आते हैं। अल्काइन में इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये सब डाइन, फाइन सब आ जाते हैं। इसमें बहुत कुछ पढ़ने को आप लोग को मिलेगा बच्चों, चुरैल, डाइन सब मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए आपको। ठीक है,
अच्छा। यहाँ पे देखिए बच्चों, आगे हम लोग चलेंगे तो अब समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से जैसे ही हाइड्रोकार्बन में जैसे ही हम, ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया, और हाइड्रोकार्बन में बच्चों, हाइड्रोकार्बन में जैसे ही आप नॉन मेटल को प्लस करते हैं, यानी इसमें नॉन मेटल को प्लस कीजिएगा, नॉन मेटल को प्लस कीजिएगा, और नॉन मेटल के प्लस होने के बाद इसमें से माइनस हो जाएगा हाइड्रोजन। तो जानते हो ये क्या बन के आएगा? इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद जो बन के आएगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। जैसे जैसे हम बताए हैं, जैसे एक सबसे फेमस रिएक्शन है बच्चों, 10th में पढ़े हो, उसको हम कहते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब इसका हम कहते हैं बच्चों हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जब हम मीथेन को, CH4 को, तो मीथेन आपका क्या है बच्चों? तो मीथेन आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरीन गैस से, ठीक है। क्लोरीन गैस से कराई जाती है किसके उपस्थिति में? तो सनलाइट के उपस्थिति में। तो सनलाइट के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी, तो इसमें का हाइड्रोजन एक हटेगा और क्लोरीन यहाँ पे जुट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl और प्लस में बन जाएगा HCl। यानी इसमें का हाइड्रोजन हट के यहाँ पे आया और एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं बच्चों क्लोरोमीथेन। और यही क्लोरोमीथेन जो है बच्चों, यही आपका ये क्या है? ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है बच्चों। अब जैसे फिर CH3, फिर CH3Cl की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है, क्लोरीन गैस से कराई जाती है सनलाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ का एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, और ये तब तक होते रहता है CH2Cl2 और प्लस में बन जाएगा बच्चों HCl। तो ये भी आपका क्या है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम है बच्चों डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है बच्चों। फिर डाइक्लोरोमीथेन की अभिक्रिया यानी CH2Cl2 की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाएगी सनलाइट की उपस्थिति में, तो एक क्लोरीन गैस यहाँ पे जुटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों CHCl3 और प्लस में HCl। ये भी आपका क्या है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। मतलब जब भी हाइड्रोकार्बन में, यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे जब भी हाइड्रोकार्बन में नॉन मेटल आकर जुटेगा, नॉन मेटल जाके जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा, तो हाइड्रोजन के हटने से और नॉन मेटल के जुटने से हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में बदल जाता है, ठीक है। और फिर इसको हम कहते हैं बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अपना ई जोड़ लेना। और फिर ट्राइक्लोरोमीथेन की अभिक्रिया
क्लोरीन गैस से कराई जाती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब भी क्लोरीन गैस अभी है तो फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे जुट जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों CCl4 और प्लस में HCl। अभी CCl4 का नाम पढ़ के आए हो बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड समझ में आ गया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मतलब हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है। तो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न मतलब समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, यानी कोई दूसरा नॉन मेटल आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसी को कहते हैं बच्चों डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर कोई नॉन मेटल उस हाइड्रोकार्बन में आ गया तो ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इस तरीके से बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो जरूर इसका नोट्स बनाइएगा और जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगता है, और हम इसको आगे और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम रोक देते हैं बच्चों।